हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर एआईबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फास्टली कवर करेंगे ताकि वीडियो काफी लंबी ना बने और हमारे 15 क्वेश्चन जो है कम समय के अंदर जो है कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मैं जो है इन सभी को जो है हाईलाइट करता चलूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्या एग्जैक्टली आंसर है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन, यानी कि किस आर्टिकल के अंदर यह बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। तो ये हमें देखने को मिलेगा कहां पर, आर्टिकल 393 के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल देखने को मिलेगा। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिलते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1980 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस अमेंडमेंट के द्वारा ये इसे ऐड किया गया था? तो इसे ऐड किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is a law within the meaning of article 13 subsection 2 and therefore if it is violated any fundamental right it may be declared as void। यानी कि अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, लॉ का कोई भी ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो उसे वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। यह बात किस केस के अंदर कही गई थी? तो यह बात हमारी कही गई थी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर। बात करते हैं अगले केस के बारे में। यूनियन सिविल कोड इन इंडिया इज, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ये बताया गया है। तो ये यूनियन सिविल कोड क्या है? यूनियन सिविल कोड इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एज पर द आर्टिकल 16 नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, यानी कि इन सभी में से किस ग्राउंड के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा किसी भी पर्सन को उसके एम्प्लॉयमेंट के संबंध में, ऑफिस में वो काम कर रहा है उसके संबंध में। ये आपको यहाँ पर ये देखना है कौन सा एग्जैक्टली सबसे सही सीरीज जो है। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका एग्जैक्ट जो है सीक्वेंस क्या है। इसकी एग्जैक्ट सीक्वेंस है हमारी रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंसी। ये बिल्कुल जो है सही टर्म के अंदर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द मिनिमम नंबर ऑफ जज हु आर सिट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्व ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन और फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 शैल बी, यानी कि हमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर कि नंबर ऑफ मिनिमम जज कितने होने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एनी केस सब्सिक्वेंटली क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। अगर वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वहां पर मिनिमम जज कितने होने चाहिए, इसका जवाब भी आपको आर्टिकल 143 के अंदर मिलेगा। एग्जैक्टली आपको 143 के अंदर नहीं मिलेगा, इसको आपको देखना है। इसका सही जवाब है हमारा 5 जजेस जो है होने चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो डैश शैल बी डेप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, यानी कि किसी भी किसको, पर्सन को, सिटीजन को, फॉरेन को या इंडियन को, क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आएगा हमारा पर्सन। किसी भी पर्सन को उसके
प्रॉपर्टी के राइट से जो है क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। ये पहले हमारा फंडामेंटल राइट भी था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी में से कौन सा लॉ नहीं है? रूल लॉ के अंदर आता है, बाय लॉ के अंदर आता है, कस्टम एंड यूसेज लॉ के अंदर आता है। यानी कि इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकर्न लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहां पर बताई गई है ये तीनों लिस्ट? हमें पता है शेड्यूल 7 के अंदर बताई गई है। बात करें अंडर सेक्शन 82 और 83 ऑफ आईपीसी एंड ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय ए चाइल्ड। यानी कि कौन से एज के बच्चे के द्वारा किया गया है, अगर वो इस कैटेगरी के अंदर आता है तो इसके लिए आपको सेक्शन 83 को पढ़ना होगा। 83 में आपको जो है इसका सही जवाब मिलेगा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा लास्ट ऑप्शन, यानी कि ऑफ द अबव 7 years ऑफ द एज बट बिलो 12 years नॉट हैव अटेनिंग सफिशिएंट मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लगाकर आ जाते हैं कि जो सफिशिएंटली मैच्योर्ड है और अंडरस्टैंड है, बट एग्जैक्टली इसका आंसर है जो एक्चुअली में सफिशिएंटली और उसकी मैच्योरिटी उसे जो है समझने की पावर नहीं है, लेकिन 7 साल से कम 7 साल से ज्यादा उसकी एज है और 12 साल से कम उसकी एज है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा। बात कर रहे हैं नेम 2 एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए पीनल लायबिलिटी। क्या है हमारी पीनल लायबिलिटी के 2 एसेंशियल? तो हमारे जो 2 एसेंशियल है वो है हमारे गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपने जरूर पढ़ा होगा। किस सेक्शन में बताया गया है? ये बताया गया हमारा सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। बात करें अगले क्वेश्चन की कि कंसेंट इज नॉट ए वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। यानी कि किस सेक्शन 19 के अनुसार इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जो ये कहता है कि ये वैलिड कंसेंट नहीं होगी? नॉट वैलिड कंसेंट इफ गिव अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट, इफ गिवन बाय द पर्सन ऑफ अंडर ऑफ ए अनसाउंड माइंड, इफ गिव बाय ए चाइल्ड बिलो 12 years ऑफ एज। तो ये सभी ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस तरीके से कंसेंट ली जाती है तो वो वैलिड कंसेंट जो है हमारी नहीं होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। कॉज ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन ए मदर वो इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। यानी कि बच्चे माता के पेट में जो बच्चा है उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो वो होमिसाइड नहीं होगी, हत्या नहीं होगी। है किस में लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। किस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन 299 में इसके बारे में बताया गया है आईपीसी के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पनिशमेंट फॉर द डेफामेशन अंडर आईपीसी इज ए सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में बी एक्सटेंड टू। कितने साल तक बढ़ सकती है? और विद फाइन और विद बोथ। यानी कि अगर डेफामेशन के लिए किसी को पनिश किया जाता है तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? तो उसे जो है 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मोडेस्टी अंडर आईपीसी विच काइंड्स ऑफ द ऑफेंस। यानी कि अगर 356 के अंदर ऑफेंस होता है तो वो किस प्रवृत्ति का होता है? वो गंभीर प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल माना गया है, संज्ञेय और जो है गैर जमानती अपराध माना गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। ए प्लेस मैन विद ए फायर आर्म एट द आउटलेट ऑफ द बिल्डिंग एंड टेल जेड that they will fire at Z if Z attempt to leave the building। यानी कि ये क्या कह रहा है? ए ने एक आदमी को प्लेस कर दिया एक बिल्डिंग के बाहर और यह कह दिया उसको जो कि Z है उसको यह कह दिया कि जैसे ही ये बाहर आएगा तुम्हें उसे शूट कर देना है। तो ये कौन सा ऑफेंस कर रहा है? ये यहाँ पर क्या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या बोथ, या नॉन ऑफ द अबव? ये कर रहा है यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्योंकि कन्फाइनमेंट में क्या कहा गया है? किसी को सीमित कर देना, एक कमरे में बंद कर देना, गन पॉइंट पे उसके रोके रखना। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ। यानी कि हम प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं
कोर्ट के अंदर अगर किसी भी ऐसे चाइल्ड के अगेंस्ट जिसकी एज कितनी है, इसके लिए आपको यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट समझना होगा। उसमें एज निर्धारित की गई है 14 ईयर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज ए सेकुलर इन कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। किस केस में ऑब्जर्व किया गया था? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम के केस के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु हैज द पावर टू समरी ट्रायल ऑफ द केस, यानी कि किसके पास पावर है समरी ट्रायल के? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। तो सभी के पास ये पावर दी गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन डील विद द प्रोसेस टू कंपील अपीयरेंस अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी में कहां पर बताया गया है कि अपीयरेंस का प्रोसेस करना जरूरी है, अनिवार्य है, अपीयरेंस करना जरूरी है। कौन कौन से सेक्शन है? 61 से 19, 154 से 173, 211 से 219, 274 से 282। कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा 61 से 90। 61 से 90 के अंदर जो है ये बताया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एन ऑफेंस फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट इज नोन एज। आप सभी को पता होगा कि बिना वारंट के अरेस्ट कर लेना किस तरीके का अपराध होता है? गंभीर प्रवृत्ति का, जिसे हम कहते हैं कॉग्निजेबल केस में ऐसा किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इन ए समन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए कंप्लेंट वेयर इन द समन हैज बीन इशूड टू द एक्यूज नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट शैल एंटाइटल। यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है? समरी ट्रायल चल रहा है, कंप्लेंट गठित कर दी गई है। अब यहाँ पर कंप्लेनेंट की नॉन अपीयरेंस है, अपीयरेंस ही नहीं हो रही है, वो आ ही नहीं रहा है, कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर एक्यूज के साथ क्या होगा? एक्यूज के साथ क्या होगा? उसे एक्विटल कर दिया जाएगा। तो इसका जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, सपोज एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, What is the option? What are the option that the complainant has? यहाँ पर आप जा रहे हो पुलिस स्टेशन में, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? अप्रोच टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग ए प्राइवेट कंप्लेंट। यस, यू हैव बोथ राइट। आप इसलिए इसका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। एनी पुलिस ऑफिसर मेक एन इन्वेस्टिगेशन अंडर 160 ऑफ सीआरपीसी cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence whose the age। यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर 160 में प्रो इन्वेस्टिगेशन जांच कर रहा है किसी मामले की, वहां पर कोई भी मेल पर्सन की अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं होगी। कहां पर? पुलिस स्टेशन के अंदर। अगर उसकी एज कितनी है, उसकी एज कितनी से कितनी है जो कि मेंशन किया है, आप सीआरपीसी में इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। 60 से लेकर, यानी कि अंडर द एज ऑफ 15 एंड अबोव द एज ऑफ 65 ये मेंशन जो है किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इफ समवन लाई बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट हाउ इट कैन बी ट्रैकल्ड बाय द एडवोकेट्स। यानी कि अगर कोई एडवोकेट को एफिडेविट पर झूठ बोलता है तो ये क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है प्री जूरी एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड। प्री जूरी एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रोक्लेमेशन फॉर ए पर्सन एब्सकॉन्डेड शैल बी पनिशेबल एज फॉलो। अगर किसी की प्रोक्लेमेशन करनी है, किस सेक्शन में होती है? 82 सीआरपीसी के अंदर। ऑप्शन पढ़ते हैं, it shall be publicly read in some conspicuous places of the town and village in which such person ordinarily resides. It shall be affected to some conspicuous part of the house and homestead in which such person ordinarily residence or some conspicuous place to show of such town and village. A copy thereof says to be affects to some conspicuous part of the courthouse, and the court may also, if it think fit, direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulation in the place where such person originally residence। यानी कि जहां पर वो एक्चुअली में रहता है,
कोर्ट प्रीमाइसिस के अंदर, जहां पर ओरिजिनली उसका होम टाउन है, जहां पर वो एक्चुअली रह रहा है, जिस गांव में, विलेज में। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या 2 3 4 सही है? क्या 2 या 3 सही है? या 1 2 3 या 4 सही है? या फिर ये सभी सही है? तो आपके अनुसार इसका कौन सा सही जवाब है? मेरे अनुसार इसका जो सही जवाब है, सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी डील विद द टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। इसके बारे में दिया गया है सीपीसी के ऑर्डर 39 के अंदर। ए इज ए ट्रेडमैन इन ए अहमदाबाद, बी कैरिड ऑन ए बिजनेस इन ए दिल्ली, बी बाय हिज एजेंट इन अहमदाबाद बाय ए गुड ऑफ ए and request A to deliver them to the Western Railway Transport Company. A delivered the good accordingly in a Ahmedabad. A may sue B for the price of a good. कहाँ पर कर सकता है? अहमदाबाद में कर सकता है, दिल्ली में कर सकता है, या अहमदाबाद या दिल्ली या कहीं पर भी इंडिया में 2 ही जगह पर कर सकता है। या तो अहमदाबाद में करेगा या दिल्ली में करेगा। Which of the following section of the CPC deal with the concept of res judicata? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है res judicata, सब जुडाइस, इनके बारे में। तो सेक्शन 11 के अंदर res judicata डिफाइन किया गया है। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड आर jointly and severally liable for the ₹10,000 under a degree obtained by Mr. A and Mr. Y obtain a degree of ₹10,000 against Mr. A. Signly and apply for the execution to the court in which the joint degree is being executed. Which of the following option is the correct for Mr. A? तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मिस्टर ए में ट्रीट इज ज्वाइंट डिग्री एज क्रॉस डिग्री अंडर ऑर्डर 21 एंड रूल 18। ये दोनों तो ठीक है, इन दोनों में से आपको पता लगाना है एग्जैक्टली कौन सा ठीक है। हमें पता है ऑर्डर 21 रूल 18 के अंदर इस तरीके की स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए बी सी आर द को पार्टनर ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली, दे जॉइंटली एग्जीक्यूट ए mortgage in a favor of Y. Y filed a suit against all of them. Summon is served to C, but not to A and B. None of them appear and X party degrees against all. A and B apply to set aside the X party degree. The degree will be set aside against. यानी कि यहाँ पर 3 व्यक्ति थे, A B C, दोनों को पार्टनर है जॉइंट हिंदू फैमिली के। अब उन्होंने क्या किया? मोर्गेज कर दिया, वाई के फेवर में मोर्गेज कर दिया। अब वाई ने यहाँ पर शूट फाइल कर दिया। समन यहाँ पर किसके पास आया? ए बी के पास आया। ए और बी के पास जो है नहीं आया, केवल सी के पास आया। तो ऐसे में ना ही सी गया, ना ही ए गया, ना ही बी गया, कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, कोर्ट के अंदर एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई। तो ऐसे में यहाँ पर सेट असाइड कैसे करवा सकते हैं और कौन करवा सकता है? केवल सी करवा सकता है, केवल ए और बी करवा सकता है, ए बी सी तीनों करवा सकते हैं, बिल्कुल तीनों के तीनों करवा सकते हैं, क्योंकि बिना सुने यहाँ पर डिसीजन देना सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द सीपीसी डील विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट? इंस्टीट्यूशन ऑफ द शूट के बारे में कहां पर, किस सेक्शन के अंदर जो है बताया गया है, इसके रिगार्डिंग है हमारी सेक्शन नंबर 26। एक बारी अगर आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, शायद मैं गलत ना हूं, आई होप ये आंसर जो है बिल्कुल ठीक होगा। फिर भी अगर मेरे को कंफ्यूजन लग रही है सेक्शन 24 में, 24 हो सकता है, आई होप सो, और 26 भी हो सकता है, तो इसे आप एक बारी देख लीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। डिफेंडेंट shall within a day from the date of the service of someone on which presented WS of the his defense। यानी कि सबसे पहले क्या होता है? प्लेंट फाइल की जाती है, प्लेंट का रिप्लाई आना होता है। तो रिप्लाई कितने समय में पार्टी फाइल करेगी, ये क्वेश्चन है। तो उसको जो है कितने दिन के अंदर फाइल करना होता है? उसको जो है 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये आप जरूर देखिएगा। जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं। फर्स्ट अपील कैन बी ऑन ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ। सेकंड अपील कैन बी ऑन ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। सेकंड अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ। फर्स्ट अपील मे और मे नॉट बी इन ए हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। एंड सेकंड अपील हैज टू बी इन ए हाई कोर्ट। सेकंड अपील हाई कोर्ट में होती है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, वो जो है थर्ड लगा के आ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेकंड आंसर का सही जवाब है, क्योंकि आपको सेक्शन में देखने को मिलेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मेंशन किया गया है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मेंशन किया गया है, इसलिए ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। एज पर द ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल बी। प्लीडिंग का क्या मतलब होता है? प्लीडिंग के बारे में कहां पर बताया गया है? ऑर्डर नंबर 6 में। प्लांट के बारे में 7 में। 8 में बताया गया है WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर पूछा है प्लीडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो प्लीडिंग का मतलब तो हमें ऑर्डर 6 के अंदर ही देखने को मिलता है, तो इसका मतलब होता है हमारी प्लांट बी और WS बी दोनों चीजें शामिल की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील विद द डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टी, यानी कि किस सेक्शन, किस ऑर्डर के अंदर बताया गया है, आपको ये देखना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है ऑर्डर नंबर 22 के अंदर। 22 अगर आप ऑर्डर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। रेस गेस्टा काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे पूछी जा सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस गेस्टा हैज बीन डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 के अंदर रेस गेस्टा आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। when the liability of a person who is one of the party to the suit depending upon the liability of the stranger to the suit, then an admission by the stranger in respect of his liability shall be admission on the part of that person who is a party to the suit, it shall be so provided। यानी कि ये क्या कहा गया है, इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर हमारी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें क्या कह रहा है कि एक पर्सन, जब किसी पर्सन की लायबिलिटी होती है किसी शूट के पार्टी के संबंध में कि ये वो पार्टी है और इसने कोई शूट ऑफ स्ट्रेंजर, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करके तब आपको समझाता हूं। व्हेन द लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन हुज इज वन ऑफ द पार्टी टू द शूट, यानी कि जब किसी एक पर्सन की लायबिलिटी है जो कि उस शूट का एक पर्सन है, यानी कि शूट का जब कोई भी व्यक्ति मेंबर हो जाता है तो वो रिलीवेंट हो जाता है सबूत देने के लिए। उसकी जो भी वो गवाही, जो फैक्ट वो बताता है उसे रिलीवेंट माना जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अपॉन द लायबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंजर ऑफ द शूट, देन एन एडमिशन बाय द स्ट्रेंजर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज लायबिलिटी शैल बी एडमिसेबल। क्या इसके अगर उसके द्वारा कोई स्ट्रेंजर, उसके द्वारा यहाँ पर जो शूट की पार्टी है उसके द्वारा अगर कोई भी एडमिशन किया जा रहा है तो क्या वो रिलीवेंट होगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग हमारी क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 19। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। जुडिशियली एविडेंस का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है, एविडेंस रिसीव बाय द कोर्ट इन प्रूफ और डिसप्रूव ऑफ द फैक्ट, या एविडेंस रिसीव बाय द पुलिस ऑफिसर, एविडेंस रिसीव बाय द होम डिपार्टमेंट, एविडेंस रिसीव बाय द ट्रिब्यूनल। सिंपली हमें पता चल रहा है ये नीचे के तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट? काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछी जाती है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज शामिल नहीं की गई। हमेशा नेगेटिव ही पूछा जाता है। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ए मेटल प्लेट और ए स्टोन, ए मैप और ए प्लान, एक कैरिकुलेचर, यानी कि ये उसके बारे में बात करता है जो नाटकी यानी कि चरित्र वैसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्टून के रूप में किसी को चरित्रार्थ कर देना, चरित्रार्थ यानी कि बना देना, उसको कहा गया है। तो इन सभी चीजों को शामिल किया गया है, इन सभी चीजों को शामिल किया गया है क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था, इसलिए हमारा फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। प्रिजम्पशन एज ए डाउरी डेथ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है 113 ए, 113 बी, 114 ए, 114 बी, 113 बी के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी एविडेंस एज पर द सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बात करते हैं कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द मशीनरी प्रोसेस विच in themselves ensure the accuracy of the copy and the copy compared with the such copy। बिल्कुल सही है, ओरिजिनल से कॉपी की है, मशीनरी प्रोसेस से की है, उससे क्या होता है, कॉपी तो की है। सेकंड ऑप्शन है कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर विद द ओरिजिनल, ओरिजिनल से कॉपी है, कंपैरिजन है। ओरिजिनल ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन Who has himself seen it, यानी कि किसी ने कोई डॉक्यूमेंट देखा है और उसको वो कहकर बोल रहा है हाँ जी इसके पास वो डॉक्यूमेंट था, बिल्कुल सही है, तो ये सेकेंडरी एविडेंस होगा। कोर्ट नोट सर्टिफाइड अंडर 63, बिल्कुल सही, यहाँ पर आंसर हमारा आ चुका है, इसे जो है सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, कहां पर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चन हमारा हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मींस क्या होता है, कन्फेशन मेड एदर टू पुलिस ऑफिसर और पर्सन अदर देन जुडिशियल जज और मजिस्ट्रेट, या तो पुलिस ऑफिसर को या फिर जज या मजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी कन्फेशन देना जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हमारा कहलाता है। बिल्कुल सही है, मजिस्ट्रेट को देंगे तो क्या वो कन्फेशन होगा, नहीं होगा। क्या जज को देंगे तो वो कन्फेशन होगा, इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यहाँ पर ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्रिमिनल केसेस को कौन डील करता है, मजिस्ट्रेट साहब डील करते हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट इसका सही जवाब कौन सा है। मेरे अनुसार तो फर्स्ट होना चाहिए, आपके अनुसार आप के अनुसार कौन सा, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय विच एक्ट इन द determination of the rule of the process, CPC, Indian Evidence Act, CRPC, both CPC and evidence। जी बिल्कुल, both CPC and evidence। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, which of the following section deal with the arbitration agreement, यानी कि arbitration and conciliation act 1996, यानी कि जो हमारा आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट 1996 है उसके अंदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर दी गई है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके अंदर दी गई है, सेक्शन 6 में या 7 में, इसको भी आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर विच सर्कमस्टांस द आर्बिट्रल प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड, फाइनल आर्बिट्रल अवॉर्ड, इंटरिम अवॉर्ड, विच द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशू एंड ऑर्डर फॉर द डिटर्मिनेशन। तो कौन सा सबसे सही जवाब है, फर्स्ट और हमारा थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखिएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, इसका जरूर देखिएगा, इसके अलावा इसका जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सही करना है इस चीज को भी। इसके अलावा और तो सभी सही है मेरे अनुसार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996, arbitral proceeding with more than one arbitrator, any decision of the arbitral tribunal shall be made by all members, shall be made by 2/3 majority of its members, shall be made by the chief arbitrator, shall be made by the majority of its member, majority of its member, ये इसका सही जवाब है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन हमें फास्टली जो है क्वेश्चंस को कवर किया। इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में भी हमारे 50 to 60 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने कहा है कि आपने नहीं देखे हैं देखिएगा जरूर, ताकि आपका गलत ना हो क्वेश्चन। जिसमें 2 मैंने आंसर दिए हैं उसको भी जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।